हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आजकल काफी पॉपुलर हो चुके हैं और कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न और रिव्यू देख के ही इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके फंडामेंटल्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आगे चलकर ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी के लिए कोई म्यूचुअल फंड अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए भी अच्छा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी लोग अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेज पर होते हैं। हमारे इन्वेस्टिंग गोल्स अलग होते हैं, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है और हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड भी अलग होता है। जिस तरह से शॉपिंग करने से पहले हम किसी प्रोडक्ट के साइज, कलर और डिजाइन सब कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले भी हमें ये चेक करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं, और क्या उस म्यूचुअल फंड से हमारे इन्वेस्टिंग गोल्स पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, कैसे आप म्यूचुअल फंड की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में समझाऊंगा, जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने आज काफी कुछ सीखा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एक अच्छा म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं और कैसे आप अपने लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सिर्फ 3 चीजों का खास ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला है उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न, दूसरा है उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड और तीसरा है फंड मैनेजर की हिस्ट्री। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इन फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिटर्न के बारे में। दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमें उस फंड के बारे में काफी सारी जानकारी देता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें रिटर्न एनालाइज करना आना चाहिए। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ये जरूर चेक करें कि उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है और वो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं। हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी आईटी। दोस्तों, ये है टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 5 ईयर रिटर्न और ये है निफ्टी आईटी का 5 ईयर रिटर्न। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में टाटा डिजिटल फंड ने निफ्टी आईटी के रिटर्न से कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। एक म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप सिंपली उस फंड का अल्फा चेक कर सकते हैं। अल्फा एक रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड के लिए अल्फा 1 है तो इसका मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 1% ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर बेंचमार्क रिटर्न 15% है तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 16% होगा। अल्फा जितना ज्यादा हो इसे उतना ही अच्छा माना जाता है और अगर ये 2 से ज्यादा हो तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनमें अल्फा नेगेटिव हो। किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा चेक करने के लिए आप सिंपली गूगल पर उस म्यूचुअल फंड के नाम के साथ अल्फा लिखकर सर्च कर सकते हैं और morningstar.com पे इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा 3 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। रिटर्न एनालिसिस के लिए बेंचमार्क रिटर्न के अलावा आपको ये भी देखना होता है कि किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न उसकी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हो। किसी भी एक कैटेगरी में 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उनके एवरेज रिटर्न को ही कैटेगरी एवरेज कहा जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, रिटर्न के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है रिस्क इन्वॉल्व्ड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा रिस्क लेकर किसी साल तो बहुत ज्यादा रिटर्न ले आते हैं, लेकिन हर साल ऐसा नहीं हो पाता है।
अगर आप सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड का रिस्क एनालाइज करना आना चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड में रिस्क को समझने के लिए हमारे पास 3 काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि हैं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो। बीटा हमें किसी म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है और ये 1 से जितना कम हो इसे उतना ही बेहतर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की वोलेटिलिटी 1 है और उसका बीटा 0.5 है तो ये हमें बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से 50% कम वोलेटाइल है। और अगर बीटा 1.3 है तो ये बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स से 30% ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटिलिटी जितनी कम हो रिस्क उतना ही कम होता है। अगर आप बहुत ही कम रिस्क पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसमें बीटा की वैल्यू 0.5 से कम हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 0.7 और 0.8 तक की बीटा वैल्यू वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रिस्क एनालाइज करने के दूसरे पैरामीटर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बीटा की तरह ही हमें किसी म्यूचुअल फंड्स की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी बेंचमार्क से कंपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। ये पैरामीटर हमें बताता है कि किसी टाइम पीरियड में एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट कर सकता है। इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि एक म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और आने वाले समय में उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे रहेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उस म्यूचुअल फंड को कम रिस्की माना जाता है। आमतौर पर रिस्क एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे पैरामीटर यानी कि शार्प रेशियो के बारे में। दोस्तों, ये पैरामीटर इतना खास है कि जिन्होंने इसे इन्वेंट किया उन्हें 1966 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। शेयर मार्केट में हम कभी भी रिस्क और रिटर्न को अलग करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा साथ ही चलते हैं। इस वजह से हम जब भी रिटर्न देखते हैं तो हमें रिस्क के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 15% रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर एक 20% रिटर्न देने वाला, तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब 20% रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड होगा। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि 15% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी 25% है और 20% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी 30% है, तो अब आपको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है। अगर आप रिटर्न के साथ जाएंगे तो 20% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है और रिस्क के साथ जाएंगे तो 15% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है। लेकिन जब रिटर्न और रिस्क साथ में कंसीडर करते हैं तो हम कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है शार्प रेशियो। जैसे हमने अभी जो 2 म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल लिए हैं, अगर हम उनके लिए शार्प रेशियो कैलकुलेट करें तो पहले म्यूचुअल फंड के लिए शार्प रेशियो 0.20 निकल कर आता है, जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए शार्प रेशियो 0.29 निकल कर आता है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उस म्यूचुअल फंड को उतना ही अच्छा माना जाता है। हमने जो 2 म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल लिए हैं उनमें से 20% रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, बावजूद इसके कि इसमें रिस्क ज्यादा है। किसी भी म्यूचुअल फंड के शार्प रेशियो से हमें पता चलता है कि उस म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न्स लाने के लिए कितना रिस्क लिया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत अच्छा है लेकिन उसका शार्प रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि उस म्यूचुअल फंड ने ये रिटर्न्स ज्यादा रिस्क लेने की वजह से लाए हैं, ना कि बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से। दोस्तों, इन तीनों पैरामीटर्स के अलावा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क हो सकता है। किसी नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में काफी कम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स में आप रिस्क अलग कैटेगरी के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में एक सेक्टर फोकस्ड या स्मॉल कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड का रिस्क काफी ज्यादा होता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और फिर उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने रिटर्न्स और रिस्क को एनालाइज करना सीख लिया है। अब हम जानते हैं कि फंड मैनेजर्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के लिए तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुकू एफएम ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां आप कई सारी नॉन फिक्शन बुक्स के साथ ही कई फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स की समरी सुन सकते हैं, जैसे कि टोटल मनी मेकओवर, साइकोलॉजी ऑफ मनी और ऐसे ही कई वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स। यहाँ आपको 1000 घंटे से ज्यादा का ऑडियो कंटेंट अपने रीजनल लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे कि आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 399 की जगह केवल 199 ही रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। दोस्तों जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपना पैसा किसी दूसरे फंड मैनेजर को देते हैं, इस उम्मीद में और इस भरोसे के साथ कि वो हमें हाई रिटर्न लाकर देंगे। इसलिए आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसके फंड मैनेजर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि उस फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। किसी फंड मैनेजर और उसके द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड्स के बारे में जानने के लिए आपको सिर्फ एक गूगल सर्च करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों इन तीनों को एनालाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आप कितना रिस्क लेने के कैपेबल हैं। आपको वैसे ही म्यूचुअल फंड्स चुनने चाहिए जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप 2 साल बाद एक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क काफी कम हो, क्योंकि 2 साल एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है और इसमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड रिस्क या फिर हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको एक्सपेंस रेशियो भी जरूर चेक करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे फीस के तौर पर चार्ज करती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को काफी इफेक्ट करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।